आपको तारीफ बहुत मिली लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उस हिसाब से। एक लंबा वक्फा गुजरा 10 साल जिसमें काम में करता रहा लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा था। सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है। ये जरूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे। 2011 में अनुराग बासु ने मुझे बुलाया था बर्फी के लिए, तो मैं इतना चट चुका था उस टाइम पे, बिना फिल्म सुने मैंने अनुराग को ये बोला था कुछ करने को तो बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। 2011 में ही मुझे जॉली ऑफर हुई, तो मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए बैठा तो उसने कहा इसमें जज का रोल है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार सुभाष कोई भी रोल दे देना यार, जज मत बनाना यार प्लीज। पीके में जो किरदार किया है स्वामी जी का, मुझे उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी। तो राजू ने उसके बाद क्लाइमैक्स में एक लाइन रखी थी, चलिए मान लीजिए ये सब आडंबर है, लेकिन अगर एक माला जपने से किसी के मन को शांति मिलती तो आपकी क्या दिक्कत। आपके पिताजी का देहांत कब हुआ था? He actually went to a restaurant, तो उन्होंने कहा कि यार आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। मैंने रसगुल्ला खाया और बोले कि यार सौरभ का थोड़ा मैं सोचता था, अच्छा सेटल हो गया। फिर उनका हार्ट अटैक हुआ। एक इंटरव्यू आपका हो रहा था, तो इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू से पहले आपके शर्ट पे ध्यान दिया और वो शर्ट फटी हुई थी। मुझे इससे कोई जूस फ्लो नहीं होता that which brand I'm wearing, which brand of car I'm driving, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा हूँ या शेट्टी की कॉफ़ी पी रहा हूँ, how does it matter? शुरू में मेरे पास स्टाफ था, बड़ा आदमी जो है वो तो कार में पीछे बैठता है, 2 लोग आपके अगल बगल हैं, छोटी कार है आप। एक दिन फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा यार नमस्ते, पैसे मैंने खर्च किए, गाड़ी बेच रहा हूँ। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं कमाल के अभिनेता सौरभ शुक्ला सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप लोग गोरखपुर से हैं और फिर गोरखपुर से आपके परिवार जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। आपके पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर शत्रुघ्न शुक्ला संगीतज्ञ थे। आपकी माँ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि श्रीमती जोगमाया शुक्ला जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान की पहली महिला तबला वादक रही वो। जी, उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है, प्रथमा हाँ के नाम से वो अवार्ड है। हाँ। कि जो प्रथम महिला जो उसमें जिस भी इंस्ट्रूमेंट में जो भी, जैसे वायलिन पे, मैं नाम इस वक्त मुझे लोगों की याद नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन सरोद का मिला था, शायद नाम उनका सिद्धेश्वरी देवी है या सिद्धेश्वरी देवी गायक है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, है ना। लेकिन ऐसे ही माँ को मिला था तबले के लिए। तो प्रथमा उनको ये गौरव प्राप्त है, क्योंकि तबला जो है वो औरतों का साज नहीं माना गया है लार्जली, क्योंकि उसमें एक तो ताकत बहुत लगती है तबले में, और माँ प्रोफेशनल स्टेज पे अब तो रही नहीं वो, मतलब प्रोफेशनल स्टेज पे पहली महिला तबला वादक थी, जो कि प्रोफेशनल स्टेज पे एक महिला जो है तबला, उसकी वजह से उनको प्रथमा का ये अवार्ड भी मिला था। और हाँ, मेरे पिताजी भी संगीतज्ञ थे, और बेसिकली हम लोग गोरखपुर से नहीं हैं, मैं गोरखपुर में पैदा हुआ था। अच्छा, आप पैदा हुए थे। हाँ, माँ आसाम की हैं, फादर लखनऊ से थे। फादर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए थे और मैं वहाँ पैदा हुआ, और 2 साल का था मैं तभी बाबा और माँ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए थे। तो मैं दिल्ली में फिर, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने गोरखपुर अभी कुछ 6 महीने पहले देखा है। मैं पैदा ज़रूर हुआ था, लेकिन 2 साल के बच्चे को तो याद नहीं होगा ना कि वो कैसा होगा गोरखपुर। तो गोरखपुर मैंने अपनी आंखों से होश संभालने के बाद 6 महीने पहले ही देखा है। मैं नाटक करने गया था वहाँ पर, तब मैंने वो अपना शहर देखा जहाँ मैं पैदा हुआ था। ओके। आपके पिताजी का देहांत कब हुआ था? 95 में। 95 में। तो वो आपके काम को नहीं देख पाए? वो नहीं देखा उन्होंने बैंडिट क्वीन देखा होगा। बैंडिट क्वीन देखा उन्होंने, और उन्होंने तहकीकात देखा।
तो बहुत खुश थे, हम्म, बहुत खुश थे। क्या बोला उन्होंने आपको देख के? मुझे नहीं बोला, ऐसा मेरी माँ ने बताया था जिस दिन वो गए थे। अच्छा था वो, बीमार रहकर नहीं गए। इट वॉज अ सडन थिंग, इट वॉज अ हार्ट अटैक एंड इट वॉज अ सडन। ही एक्चुअली वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट। आपकी जी। सफलता। खाना खाया उन्होंने, उनको हार्ट का था उनको, तो उन्होंने कहा कि यार आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। उन्होंने रसगुल्ला खाया और बोले कि यार सौरभ का थोड़ा मैं सोचता था, अच्छा सेटल हो गया है, बढ़िया है, ठीक है। फिर उनका हार्ट अटैक हुआ, then he passed away. So everybody goes, सबको जाना होता है। But what I'm happy about is that he led a happy life, a passionate life. He was a very passionate man. I think whatever I am, I'm quite a reflection of my father. And he was happy when he went. So that makes me happy. संतुष्ट हैं आप अपने जीवन से? जी जी, बाकायदा, बाकायदा। माँ ने आपका बाकी काम देखा, फिर बाद वाला माँ काम? ने बहुत काम देखा। माँ का फेवरेट काम कौन सा था आपका? जो होता है ना कि अपने सर्किल में दिखा रहे हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, तुम ये देखो। माएँ जो होती हैं वो कभी भी रैशनल नहीं हो पाती हैं। मेरी माँ को मेरा हर काम पसंद आता था, यहाँ तक कि मेरा हर इंटरव्यू भी पसंद आता था। मेरे पास कोई भी इंटरव्यू आज तक नहीं है, मेरी माँ फाइल में काट के, जिस भी अखबार में मैगजीन में छपता था वो काट के वो लगा लेती थी। मैं उनको बोलता भी था कि अरे छोड़ो ना, ये तो हर हफ्ते छपती है यार, इसमें क्या है। नहीं नहीं, रखती नहीं। तो माँ तो माँ होती है यार। हालांकि मेरी माँ खुद आर्टिस्ट थी, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है, जो उनका मेरे प्रति आर्टिस्ट का नजरिया नहीं था। एक वाकया मेरे को याद आ रहा है। एक इंटरव्यू आपका हो रहा था और वहाँ पे जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू से पहले आपके शर्ट पे ध्यान दिया और वो शर्ट फटी हुई थी। और उसने आपको कहा कि सौरभ भाई, आप अपने इमेज को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? और उस समय जो आपने उनको जवाब दिया था वो मैं चाहता हूँ कि सारे दर्शक सुने, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं अखबार का नाम भी बता देता हूँ जी। आपको, बॉम्बे टाइम्स था। ओके। मेरे पास बॉम्बे टाइम्स से फ़ोन आया। देयर वाज दिस लेडी हु कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। तो मैंने कहा हाँ जी। तो बोले मैं जो भी दिन था, बुधवार को या ऐसे जो भी दिन था, बोले मैं आती हूँ। मैं ठीक, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा तो फोटो वगैरह आप? बोले नहीं, मेरा फोटोग्राफर उसके अगले दिन आएगा। ठीक है। मैं ठीक है। वहीं तो मैं जैसा कंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं वही कपड़े पहन के बैठा हुआ था। अनकंफर्टेबल आपके कपड़े वही होते हैं जो आप कई बार पहन चुके होते हैं। तो मेरी टी शर्ट थी, वो बहुत पसंद थी मुझे। एक आपको उसका फील मालूम है। वो पहन के धुली हुई थी बाकायदा, ऐसे कोई गंदी नहीं थी। नॉर्मल सा बैठा हुआ था, मैं चप्पल में बैठा था वहीं। तो इंटरव्यू होने लगा। तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ब्रांड से कोई मेरे जूसेस फ्लो नहीं होते। तो मुझे इससे कोई जूस फ्लो नहीं होता दैट विच ब्रांड आई एम वेयरिंग, विच ब्रांड ऑफ कार आई एम ड्राइविंग, विच ब्रांड ऑफ फूड आई एम ईटिंग। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट नेवर इंटरेस्ट्स मी। बोले हाँ, इट इज क्वाइट एविडेंट बिकॉज I called you and you knew that Bombay Times is doing this interview and
You know about Bombay Times. We rarely pick up the phone and call somebody. So I said, yeah. He said, and you didn't even bother to, dress up that way. You just the way you are. किस फिल्म के बाद ये हुआ था सर? पता नहीं कि अच्छा, ये तो मुझे याद Random, नहीं, okay. लेकिन ऐसे जनरल सेंटर। ठीक है, हाँ। तो मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा, तो 2 मिनट तो मैं चुप रहा, फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे ये बताइए, डू यू लाइक मी एज एन एक्टर? शी सेड, व्हाट डू यू थिंक? वी ऑल लव यू एज एन एक्टर. That is the reason in our office we all decided that we'll call this man and we'll have his interview in Bombay Times. I said, and may I ask you that what do you like in my acting? She said, you are so natural. And I said, I'm natural in my acting because I live naturally. I said, the moment I will start portraying something else, in my acting, I'll also start doing that. I'll start ornamenting. आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, of course I should wear normal nice things. नहीं, ऐसा एक कुछ एक चमक कमाच, हाँ, मतलब सामने वाला देखे तो सूट पहन के बैठ जाइए। सूट पहन के बैठ जाइए। मैं सूट नहीं पहनता। जो सूट पहनता है उसके लिए नॉर्मल है, अंग्रेज पहनता है उसके लिए नॉर्मल है, या जो पहनता है उसके लिए नॉर्मल है। मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो मैं जो मेरे लिए नॉर्मल है वो मैं एक्टिंग में करता हूँ, एंड इट कीप्स मी हैप्पी। एक्टिंग करते वक्त मुझे तकलीफ नहीं होती है, नहीं यार मुझे ऐसे करूँ, ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो मैं ये प्रोफाइल में अच्छा दिखूंगा, फिर ऐसे गर्दन करूँ तो ज़्यादा अच्छा। इसमें तकलीफ होती है बहुत यार, ऐसे मुड़ो, गर्दन नीचे करो, हाथ ये करो, आवाज़ को अपने भारी करो, ये करो, जैसे हो वैसे रहो ना यार। मैं ये फॉलो करता हूँ और इसमें मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी बहुत अच्छा। मुझे मालूम नहीं है सही है कि गलत है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि यार हमें बहुत पसंद आते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा हूँ या शेट्टी की कॉफ़ी पी रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर? What matters is what I'm saying Right. or what I'm doing. उन्हीं के साथ वो वाकया भी हुआ था जब आप खुद से चाय बना के ला रहे थे, हाँ, और ये ऐसा एक्टर है जिसके पास स्टाफ नहीं है। हाँ, वो तो खैर कईयों के साथ हुआ है। तो मैं शुरू में मेरे पास स्टाफ था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हो क्या रहा है ना। मैं कंफर्टेबली, छोटी कार थी, कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि आपको लगता है कि यार बड़ा आदमी जो है वो तो कार में पीछे बैठता है, तो जो सबसे कंफर्टेबल सीट होती है वो ड्राइवर के बगल वाली, क्योंकि वो डेडिकेटेड सीट होती है। उसमें कोई और किसी और को बिठा दिया आपने, खुद आप पीछे बैठे हुए हैं, 2 लोग आपके अगल बगल हैं, छोटी कार है, आप सारे रास्ते। कौन सी कार थी सर? मारुति 800। अच्छा। तो ऐसे आप जाते हैं, क्योंकि बड़ी कार नहीं है, और बड़ी कार में भी 3 लोग नहीं बैठते यार पीछे, कितनी बड़ी कार हो। तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी। तो एक दिन फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा यार नमस्ते, गाड़ी में खुद ड्राइव करूँगा, जाऊँगा मैं खुद। और बाद में मुझे बड़ा मज़ा आया। तब तो मारुति 800 थी मेरे पास, पहली कार थी। फिर मैंने बड़ी गाड़ियाँ ली, और हर बार जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे ये बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार पैसे मैंने खर्च किए, गाड़ी में चलाऊँगा। पैसे मैं खर्च करूँ, चलाए कोई और, मतलब क्या हुआ यार। तो आज तक गाड़ी में खुद ही चलाता हूँ, कितनी भीड़ हो, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। 2013 एक ऐसा वक्त था जब आप 20-22 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके थे। आपको तारीफ बहुत मिली, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उस हिसाब से। उसी वक्त आपको जॉली LLB के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है। तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि इन 20-22 सालों में क्या मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था? क्योंकि आपके समकक्ष अभिनेता काम करते रहे, उनको अवार्ड्स भी मिलते रहे, और उससे पहले आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। आपके जहन में आया था कभी? नहीं, मैं अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये बात मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। होता क्या है
कि हम बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे स्पेशली सत्या के बाद सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मेरा गाना बहुत फेमस था, जो आज तक फेमस है, कल्लू मामा लोग गाते हैं, मैं कहीं से गोली मार भेजे में। गोली मार भेजे में। सो उस लेवल पर लोग जानते थे, सब मानते थे कि बहुत अच्छा एक्टर है और सोचने समझने वाला एक्टर है, क्योंकि राइटर भी है, लिखता भी है। सत्या मैंने लिखी भी थी। लेकिन क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज हो जाती है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसा काम आप चाहें वैसा मिले और पैसा भी जैसा आप चाहें वैसा मिले। वो सच नहीं होता है, वो उसकी रियलिटी अलग होती है। सो उस वजह से लोग मुझे बहुत जानते थे, लेकिन जो रोल्स ऑफर कर रहे थे वो रोल्स बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट नहीं कर रहे थे। जो फिल्में मैं कर रहा था, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की मैंने, लेकिन उस फिल्म में मेरी क्या जगह है, क्या कर रहा हूँ मैं एज अ किरदार, वो उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। और लिखता मैं था नहीं, राइटिंग मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि राइटिंग आई हैव नेवर टेकन इट एज अ प्रोफेशन। तो ले दे के एक्टर ही था प्रोफेशन में। तो एक समय आया था कि लोग जब बुलाते थे मैं मना कर देता था कि नहीं भाई मैं नहीं करना चाहता। तो लोगों ने, एक तो जब आप मना करते रहते हैं तो लोग भी आपको बुलाना बंद कर देते हैं। आपने रामू को भी मना किया था पहले सत्या के लिए शायद। अब मैं मना करने गया था उनको क्योंकि मुझे लगा था वो लिखवाने के लिए बोलेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने पहले रोल सुनाया, बाद में लिखा मैंने। सो कहने का मतलब ये है कि एक लंबा वक्फा गुजरा, स्पेशली मैं कहूँगा 2000 से 2010 तक, 10 साल, जिसमें काम मैं करता रहा लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और पैसा भी उतना नहीं मिल रहा था। तो लास्ट के जो 4-5-6 साल थे उसमें मैंने लोगों को कहना बंद कर दिया था, मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था मैंने कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, ये मैंने कहना शुरू कर दिया था क्योंकि सब कहते थे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन सर एक दिन का रोल है, एक सीन का रोल है। तो एक सीन के रोल में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि एक्टर के नज़रिए से आपको वो किरदार नहीं मिलता है जिसका एक आर्क हो। और ऑफ कोर्स एक दिन की शूटिंग है तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो दोनों ही तरफ से मतलब ना माया मिली ना राम वाली बात हो जाती है। तो मैंने कहना शुरू कर दिया था और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भी था मेरे लिए। और मुझे ये लग रहा था, ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो लोग मुझ में देख नहीं पा रहे, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको अच्छा रोल, बड़ा रोल मिलना चाहिए। तो 2011 में मुझे पहला, जहाँ से मैं कहूँगा जहाँ से चेंज शुरू हुआ था, 2011 में अनुराग बासु ने मुझे बुलाया था बर्फी के लिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इतना चट चुका था उस टाइम पे, बिना फिल्म सुने मैंने अनुराग को ये बोला था कि यार देखो अनुराग, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पहले से जानते थे। तो मैंने कहा देखो अनुराग यार कुछ करने को तो बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी मेरी, क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकता था मुझसे, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, उसने कहा कि सर अगर मुझे आपके लायक रोल नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता। एंड देन आई डिड दैट फिल्म and I was so happy to work with Anurag Basu. I mean he's a wonderful person and a wonderful artist, wonderful mind. And then उसी के दौरान मैं रणबीर से पहली बार मिला, and as a co-actor he's such a delight. मैं सच कहूँ तो इन दो लोगों की वजह से मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग में वापस आ गया। ये बर्फी में हुआ। और मेरी किस्मत 2011 में ही मुझे जॉली ऑफर हुई, सुभाष कपूर के, सुभाष ने। तो सुभाष भी बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो बोला कि वो मुझे पंडित जी बोलता है। अच्छा। तो बोला पंडित जी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, लॉ के ऊपर है। मैंने कहा अच्छा, हेलो स्क्रिप्ट सुन लो। तो वो स्क्रिप्ट सुनाता है, मैं कहा सुन लेता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट सुनने के लिए बैठा तो बोला मैं चाहता हूँ आप इसमें रोल भी करें। मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा इसमें जज का रोल है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार सुभाष कोई भी रोल दे देना यार, जज मत बनाना यार प्लीज़। तो वो देखता रहा मेरी तरफ और उसने कहा कि पंडित जी पहले स्क्रिप्ट सुन लो।
इसका रीजन यही था ना कि हिंदी फिल्म में वही ताजर आते दफा हाँ, 200 302 हाँ, की तरह मतलब वही बोल रहे हैं कोई stereotype। किरदार एक्सेप्ट एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें अशोक कुमार ने जज का रोल किया था, कानून, उसके अलावा आवारा में भी पृथ्वीराज कपूर साहब का किरदार अच्छा था हाँ, उस तो फिल्म मतलब में, वही हाँ। एक दो हाँ, को छोड़ के जी। कोई फिल्म है नहीं जिसके अंदर जज किरदार के तौर पे हो। राइट। वो बस एक फंक्शनल, एक वो होता है कि भाई वो एक जज लास्ट में कुछ बोल देगा बीच बीच में, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद जी 2 घंटे के बाद जब स्क्रिप्ट खत्म हुई तो मैंने सुभाष को बोला था कि सुभाष ये रोल कोई और नहीं करेगा, प्लीज ये रोल मैं ही करूंगा। एंड दैट्स हाउ दीज टू फिल्म्स हैपेंड। ओके ओके। नेशनल अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात होती है और वो क्षण जो है वो बहुत ही भावुक भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है। जब आप प्रेसिडेंट साहब से नेशनल अवार्ड ले रहे होते हो तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप वो बताएं। हाँ, तो ये मुझे तभी पता लगा जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो हम लोगों को एक दिन पहले वहाँ बुलाया जाता है, फिर वो एक ड्रिल होती है पूरी, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल था कि भाई आप वहाँ जाएंगे, आप उनको नमस्ते करेंगे, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट टच द बॉडी, यू नो, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज और व्हाटएवर। सो आप नमस्ते करेंगे उनको, नमस्कार करेंगे, वो आपको नमस्कार करेंगे, उसके बाद वो आपको अवार्ड देंगे, फिर आप ऑडियंस की तरफ मुड़ेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगी, फिर आप उनकी तरफ मुड़ेंगे, एक बार फिर से आप नमस्कार करके फिर आप सीधे निकल जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है। पूरी एक्टिंग जैसे ही लग रही है मेरे हाँ को। हाँ, नहीं ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। Okay. ये इसको आप कि डायरेक्टर आपको बोल रहा है ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा करना है। ये पूरा हमें एक दिन पूरा पहले बताया गया। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो मैं पहुँचा, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं पहुँचा, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइट पे पहुँचा। फिर मैं उनके पास पहुँचा। जब मैं उनके पास पहुँचा मैंने उनको नमस्कार किया, मैं झुक के उनको नमस्कार किया, तो वो उन्होंने भी नमस्कार किया और ऐसे झुकते झुकते उन्होंने कहा कि जज साहब, आपकी पिक्चर आपकी वजह से मैंने 2 बार देखी है। ये बहुत ही पर्सनल लाइन थी और मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मतलब ये मेरे लिए अवार्ड से बड़ी चीज। देश के राष्ट्रपति। हाँ, देश के राष्ट्रपति, एक इंसान के तौर पे उन्होंने जब ये बात बोली तो वो मुझे इतनी छू गई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा अगर सर आपने मेरी वजह से 2 बार देखी है तो इस बात पे हाथ मिला लीजिए। तो मैंने हाथ करे, वो फोटोग्राफ है मेरे पास कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसमें हाथ मिलाया। और फिर वही उसके बाद तो जो प्रोटोकॉल होता है कि आपने नमस्कार किया, फोटो खिंचाई और चले गए। बट इट रिमेन्ड अ वेरी स्वीट पर्सनल मेमोरी एंड आई चेरिश इट। यू नो, नेशनल अवार्ड तो है, गर्व की बात है, एक जरूर एक गर्व की बात है, लेकिन उस अवार्ड में इस घटना का होना ये ता जिंदगी मेरे साथ रहेगा। एक बहुत ही पर्सनल ह्यूमन टच जो है वो मेरे साथ रहेगा। ओके ओके। नहीं, आपका वो किरदार था भी ऐसा कि बूढ़े बच्चे देश के राष्ट्रपति सब उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरे को चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है, जहाँ पे आपने भी कोट किया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कॉमेडी में जब तक पैथोस ना हो कॉमेडी पूरी नहीं होती है। अब मैं जब आपके निभाए ज़्यादातर किरदारों को देखता हूँ तो किरदार चाहे कोई भी हो, वो दुखद हो, उसमें जब तक कॉमेडी नहीं होती है आपके वो किरदार पूरे नहीं होते हैं। इसका क्या रहस्य है सर कि आपके जितने भी किरदार है, अभी अब विलन की बात हो रही है, अब आपकी फिल्म लेते हैं रेड। हाँ, करेक्ट। अब वो किरदार करप्टेड है लेकिन उसी समय इंटेलिजेंट भी है, वो जोक्स भी क्रैक कर रहा है। करेक्ट। इस पे बात कीजिए सर। तो ये पर्सनल चॉइस मैं कहूँगा, या मैं अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी इफ दिस इज़ अ गुड थिंग। मुझे हमेशा से वो कहानियाँ या वो परफॉर्मेंसेस या वो फिल्में बहुत पसंद आई जहाँ पे मैं एग्जैक्टली फिगर आउट ना कर पाऊँ कि कैरेक्टर एक कलर का नहीं है या कहानी एक कलर की नहीं है। अगेन वही ग्रे में जैसे चलते हैं ना हम लोग, वो है। तो जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ। बैंडिट क्वीन बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए, अभी मैं बताता हूँ। उसमें एक सीन था जो
एडिट में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो डकैती हो रही है। डकैती का क्या माहौल होता है? डकैती का माहौल होता है गोलियां चल रही है, धाएं धाएं गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, है ना, जो हमें याद है, जो हमारे सामने पिक्चर है। और डकैती में पैसे वैसे लूटे जाते हैं। तो पहली चीज़ रियलिस्टिक फिल्म थी, तो पहली चीज़ हमें वहाँ जाके पता लगी पैसे वैसे की तो कोई होती नहीं है डकैती, क्योंकि पैसे गांव में पैसे किसके पास होते हैं भाई? तो होती किस बात की है डकैती? डकैती में मारते क्या हैं? क्या भाई एक लाला होगा जिसकी शादी होगी उसके घर में, तो उसके यहाँ हो सकता है जेवरात उठा लें, लेकिन नॉर्मली डकैती होती नहीं है सोने के लिए और पैसों के लिए, तो होती नहीं है। तो किस चीज़ की होती है डकैती? तो डकैती होती है अनाज की, डकैती होती है जूते की। जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जूतों की डकैती होती है। अनाज की होती है, कपड़ों की होती है, शराब की होती है। अच्छा, शराब उठाई जाती है। और सबसे बड़ी डकैती में जिसको एक्चुअली सोना माना जाता है वो है राइफल की डकैती। जब आप अटैक करते हैं तो आप गांव में अटैक करते हैं, तो वहां की कोतवाली में अटैक करके अगर आपने वहां से बंदूकें उठा ली हैं, वो बहुत बड़ी डकैती मानी जाती है। क्योंकि डकैतों में एक सिस्टम रहा है कि गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप मुझसे बड़े कैसे? क्योंकि आपके पास 5 राइफल है, तो आप 5 राइफल में से 4 राइफल किसी को देते हैं और फिर उससे कट लेते हैं। अच्छा, कि भाई डकैती के बाद जब सामान मिलेगा तो मैंने राइफल दी थी तेरे को, तू राइफल का हिस्सा मेरे को देगा। ये इनका सिस्टम है। तो दिस इज ऑल वी रियलाइज्ड व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दैट। तो एक शेखर ने कमाल का एक वो किया था। तो उसमें रघु भाई और जीतू शास्त्री, तो जीतू शास्त्री बेचारे अब रहे नहीं, वो चले गए। तो रघु भाई और ये जो थे, ये भी डकैत थे। ये सीन हुआ कि भाई वो चल रहा है सब जगह, शूटिंग चल रही थी कि भाई यहाँ डकैती हो रही है, वहाँ डकैती हो रही है, चल रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, गोली चल रही है, जो भी हो रहा है। ये दो जो हैं वो ठेके में घुस गए, तो बोतलें निकाल के बोरी में डाल रहे हैं। तो एक गांव वाला जो था वो ऐसे खड़ा हुआ है दरवाजे पे, वो भाग ही नहीं रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसे ही देके जा रहा है इनको। तो वो मुड़ के पूछते हैं, कहाँ है बे, कहाँ देख रहे हो? तो कहता है इतनी सारी बोतलें उठा रहे हो, एक हमें भी दे दो। ठीक है, तो उठा के ऐसे उसको एक बोतल ऐसे फेंकता है, बोतल फेंकता है, वैसे बोतल पकड़ता है, कहता जे तो राम है, हम बिस्की पीते हैं, बिस्की दे दो हमें। नाउ दिस इज सो रियल एंड सो फनी कि भाई लूट मच रही है। अच्छा, लूट मच रही है तो ठीक है भाई, एक शराबी है खड़ा हुआ, उसने कहा यार ये तो सही है, लूट के तो ले ही जा रहे हैं, तो एक हमें भी देते जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। उसने भी उठा के दे दी। वहां पर उसकी चॉइस कि बॉस रम नहीं पीता, मैं विस्की पीता हूं, मेरे को विस्की निकाल के दे। सो दिस इज सो रियल एंड बिकॉज इट इज रियल इट इज फनी, यू नो। इसी तरीके से जीवन में कितना भी दुख हो, मैं सॉरी थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं बिल्कुल जरा सा मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी वो है। हाँ सर। रजनीश ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ये किताब अध्यात्म के ऊपर नहीं है, ये इकलौती किताब है जो रजनीश की मैंने खरीदी थी और पढ़ी थी। मैं अध्यात्म की किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो वो किताब जो थी, वो किताब जो है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स। ओके। क्योंकि उनके डिसाइपल्स जो थे वो दुनिया भर से थे, जर्मनी से थे, अर्जेंटीना से थे, स्पेन से थे, अफ्रीका से थे, सब जगह से थे। तो जब ये सब लोग आते थे तो अपने साथ साथ उनके जो जोक्स होते थे वो लाते थे। ठीक है। तो उसके प्रीफेस में एक बड़ी कमाल की बात है, और ये जीवन के बारे में, और इससे मेरे ख्याल से आपको मेरा नजरिया समझ में आएगा। उन्होंने प्रीफेस में लिखा कि साहब मैं दिल्ली में और दिल्ली के नॉर्थ के इलाके में
जब एक जोक सुनता हूं तो ज्यादातर उस जोक्स में जो किरदार होता है वो सरदार होता है। सरदारों के ऊपर बहुत जोक थे, है ना। कल फिर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे सेम जोक सुनाई पड़ता है, लेकिन किरदार सरदार की जगह पठान हो जाता है। वो पठानों के ऊपर जोक बनाते हैं, लेकिन सेम जोक है, कहानी सेम है, लेकिन किरदार जो है पठान हो गया। कहना इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटेन में भी वो जोक जो है वो एग्जिस्ट करता है। सेम कहानी लेकिन कैरेक्टर आयरिश हो जाता है। और सेम जोक अमेरिका में सुनाई पड़ता है, सेम कहानी सेम जोक, लेकिन वो कैरेक्टर टैक्सन हो जाता है, टेक्सास का हो जाता है। तो उसने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे जोक्स एक हैं, जोक एक ही है, कैरेक्टर हम अपने परिवेश के हिसाब से बदल लेते हैं, है ना। हम जिस पे हंसना चाहते हैं हम उसको उसका मुख्य किरदार बना देते हैं। कहते हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भाई ये सब जगह एक ही जोक चल रहा है तो ये ओरिजिनली लिखा किसने? सही बात है। तो उन्होंने उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो दुनिया में तकरीबन 90 से 95% जोक जो आप सुनते हैं वो 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में जूस कम्युनिटी में रहे हैं। सो ओरिजिनली दे आर मोस्टली जू जोक्स, जूस ने बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फिर सोचने वाली बात यह कि जूस ने इतने चुटकुले क्यों बनाए भाई? सबसे ज्यादा दुख तो उन्होंने ही झेला है, फिर भी जोक्स बनाए उन्होंने। यही बात है, पॉइंट यही है। उसका कंक्लूजन उन्होंने ये दिया, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ प्रॉब्लम दैट अगर आप हंसेंगे नहीं तो आप मर जाएंगे। इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मैं आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ये यही है। देखो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं जी। मेरे पास सब कुछ होगा ना, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मुझसे मिलोगे, पूछोगे क्या हाल है सर, भाई यार ठीक है बस चल रहा है यार लाइफ, ऐसे बोलूँगा। मेरे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम होगी ना, तुम बोलोगे और क्या हाल चाल है, हाँ अब तो भाई सभी बढ़िया है। आप ऐसे एक्सप्रेशन आपका ऐसे हो जाता है, बिकॉज देन यू स्टार्ट लाफिंग एट इट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इफ यू वेरी केयरफुली थिंक, Europe has gone through a lot. Yeah. Agreed. True. But it has gone through a lot. It is almost now 60, 70 years. They, in their life, if you go to a European country, if you go to a first world country, what is there? The roads are clean, the food is nice, things are promised are there. Correct? What kind of films they make? Very dark. बहुत गंभीर फिल्में बनाते हैं। उनकी फिल्म में ये सब नहीं होता है, वो गंभीर ही फिल्म बनाते रहते हैं। बीच में कॉमेडी बनाते हैं तो फिर वो कॉमेडी ही होती है और कुछ नहीं होता। एक ही पैलेट क्या बनाते हैं ज्यादातर, तुम देखो बहुत इंटेंस एक्टर्स, बहुत बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन सब इंटेंस। हमारे यहां देखो, अभी सड़क पे निकल जाओ, मालूम है सबको, सब बाहर से आते हैं ना, कोई सड़क पर चल के दिखा दे। तो मैं एक दिन रास्ते पे जा रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा यार कोई कुछ भी बोलो, मेरा शहर चांद सा, मेरा शहर जो है चांद जैसा है इस वक्त। जैसी चांद की ज़मीन है वैसे मेरी ज़मीन है। क्योंकि आप इधर से जा रहे हैं तो आप गड्ढे में नीचे गिर जाएंगे, यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ से गड्ढे में गिर जाएंगे। उसी में लोग एक दूसरे को धक्का देके जा रहे हैं, लेकिन वो आपने कार मोड़ी, सामने से मोटरसाइकिल वाला आया, कोई ऑटो वाला कहता भाई साहब गाड़ी लेके ऑटो में ही आ जाओ, ऐसा बोलता है ना। राइट। ये कहां से आता है? बिकॉज यू आर सो इट हैज क्रॉस्ड एंगर एवरीथिंग, बिकॉज इट इज रियलिटी। So you're going to live it. So live it तो हंस के ही होता है।
तो फिर तो यही होता, आ जा भाई, एक काम कर, तुझे गाड़ी निकालने की जल्दी है ना, एक काम कर, तू ऑटो में ही गाड़ी बैठा दे यार, है ना, मैं ले चलता हूं तेरे को। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ऐसा नहीं होता है कि किसी को दुख हो तो वो कभी हंसता नहीं है, और किसी को कोई अगर खुश है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी लाइफ में कभी कोई मोमेंट नहीं आता कि वो रोता नहीं है या उसको दुख नहीं होता। लाइफ इज very balanced. You and me, we both have equal amount of happiness and equal amount of sadness. Right. And if you have severe sadness, you have to deal with that. And humor deals with it. The only remedy is humor. Okay. ये जो पूरी बात आप बता रहे हैं, आप ही की एक फिल्म है बर्फी, हाँ, इसका पूरा का पूरा फिलॉसफी मेरे को उस फिल्म में दिखता है। करेक्ट, इसीलिए वो कैरेक्टर इतना चार्मिंग है। राइट। वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, मतलब रोने के लिए तो बहुत कुछ है, उसकी तो अम्मा मर गई थी उसको पैदा करते ही, पहला गाने में ही है ना, लेकिन है फुल ऑफ लाइफ है। दिस इज व्हाट, एंड दैट्स व्हाई आई लव बर्फी सो मच बिकॉज ऑफ दैट। आपसे किसी ने पूछा कि जॉली एलएलबी के जज के किरदार की तैयारी आपने कैसे की थी, और आपने जवाब दिया कि एक नज़रिए से देखा जाए तो शूटिंग के पहले तक कोई तैयारी नहीं थी, और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो इसकी तैयारी 30 साल की थी। करेक्ट। तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि ज़िंदगी की समझ एक्टर के किरदार की गहराई तय करती है? मेरे ख्याल से मैं वो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ये शायद सभी चीज़ों पे लागू होता है, लेकिन आर्ट में तो बहुत ज़्यादा। आर्ट में आप कौन हैं और क्या हैं, वो कहानी आप चाहे कोई भी करें, वो किरदार आप चाहे कोई भी करें, बतौर पोएट आप कोई भी पोएट्री लिखें, आप हमेशा अपने आप को रिवील करते हैं। आप कौन हैं, आप कैसा सोचते हैं, ठीक है, आपका जीवन क्या रहा है। तो जब ये बात आ जाती है तो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं दे कम इन प्ले, योर लाइफ कम्स इन प्ले। जॉली एलएलबी की जो बात थी कि भाई देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया है और देखा जाए तो 30 साल, तो वो 30 साल का जो आपकी लाइफ जो आपने गुजारी आर्ट में या देखा आपने ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है वो करते वक्त इट कम्स इनटू प्ले। ये ऐसा नहीं होता कि आप आज मुझे रोल दीजिए तो मैं 6 महीने उसको तैयार करके फिर करूँगा। 6 महीने तैयार करके क्या करूँगा? भाई एक्टिंग का एक बेसिक पार्ट है, वो टेक्निकल पार्ट है कि भाई आपको आवाज़ कितनी प्रोजेक्ट करनी है, आपको मार्क पे जाके खड़े होना है, आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको यहाँ दुख यहाँ सुख, ये सारी चीज़ें दिखानी। लेकिन उसको कैसे आप प्रोसेस कर रहे हैं वो तो आपके जीवन में 30 साल से आप उसको महसूस कर रहे हैं ना, या 40 साल से या 50 साल से जब आप महसूस कर रहे हैं तो वो दैट बिकम्स योर एक्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बट सर अगर आपको कभी ऐसा किरदार करना हो जी जिसकी अनुभूति आपने जीवन में कभी नहीं की है, फिर उस किरदार को कैसे अप्रोच किया जाए? ओके, ऐसा एक किरदार मैंने किया है ओके, जो मेरे लिए आज तक का टफेस्ट कैरेक्टर जो रहा है। मुझे कभी किसी कैरेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने पीके में जो किरदार किया है स्वामी जी का, मुझे उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी। ओके, और ये मैंने राजू को बोला भी था कि मुझे, एक तो मेरा मानना है पर्सनली और मुझे लॉजिकल लगता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ये कहकर जिंदा नहीं रहता है कि साहब मैं एक बुरा आदमी हूं। बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी जो है वो एक डिग्निटी ऑफ लाइफ होता है जो वो ढूंढ लेता है। क्या बात है? वो कोई एक बात मान लेता है कि नहीं मैं एक्चुअली अच्छा कर रहा हूं, तभी वो कर पाता है उसको।
उसकी अपनी फिलॉसफी होती है जो हाँ, उसको जो उसकी समझाता फिलॉसफी है। होती है, हाँ, जो पूरी दुनिया, हिटलर की फिलॉसफी कुछ और थी, लेकिन अगर आप हिटलर से पूछते तो हिटलर कभी नहीं कहता कि साहब मैं देखिए दुनिया का सबसे खूंखार, गंदा, बुरा आदमी, दैत्य हूँ। ऐसा नहीं है। उसको लगता है कि नहीं, मैं एक बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक अच्छा आदमी हूँ जो अच्छाई के लिए काम कर रहा है, लोग मेरी अच्छाई नहीं देख पा रहे, ये करता है। तो जो स्वामी जी का कैरेक्टर किया था उसमें वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आडंबर पे आडंबर कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे ये लोग नहीं कभी समझ में आते कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आडंबर पे आडंबर, और आप जानते हैं आडंबर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रभु पथ दिखाइए, बोल रहे हैं, आपको पथ नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हैं खाली, ठीक है। आप इस बात के लिए कि मुझे इससे पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये भी अपने आप में रीजन है, करेक्ट रीजन है, आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई मोमेंट तो होगा कि जहां पर आप कहें हटाओ यार, अकेले ही सही, लेकिन कोई तो मोमेंट होगा। तो वो था नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये इतना अगर बड़ा आदमी है, इतने लोगों को इसने कंट्रोल कर रखा है, तो इसका कुछ तो यकीन होगा ना यार। तो राजू ने उसके बाद क्लाइमैक्स में एक लाइन रखी थी, वो पीके को बोलता है, स्वामी कहता चलिए मान लीजिए ये सब आडंबर है, ये सब भगवान है नहीं, लेकिन अगर एक माला जपने से किसी के मन को शांति मिलती तो आपकी क्या दिक्कत है। तो ये उसका एक पॉइंट हो गया कि भाई ठीक है, मेरे यहां आके मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, लेकिन लोग झूमते तो है ना, तो मेरे आडंबर से लोग झूमते, तो यही अपने आप में एक बड़ा अच्छा कर्म है। तो ये समझने में मुझे बहुत काफी लड़ना पड़ा था इस कैरेक्टर को। इसी तरीके से विभू, एक चीज समझ लो, मेरे एक्सपीरियंस में ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, आप कभी वो किरदार नहीं कर पाएंगे जो आपने ना कभी देखा हो ना कभी समझा हो। Okay. आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको आपने देखा है या समझा है, ठीक है। और वो एक्चुअली देखना और समझना एक्चुअली वो किरदार नहीं होता है, आप अपने जीवन से उसको जस्टिफाई करते हैं। Okay. तो यही मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन से ही सब कुछ देख पाते हैं, सब। Okay. अब सत्या का ख्याल आता है मेरे जहन में। आपने इस फिल्म को अनुराग कश्यप सर के साथ लिखा और इसमें आपका निभाया गया कल्लू मामा का कालजयी कैरेक्टर। अब उस फिल्म की खासियत ये है कि उससे पहले जितनी भी गैंगस्टर्स के ऊपर फिल्में बनी, उसमें उनका कभी ना ह्यूमन साइड को एक्सप्लोर नहीं किया गया कि आज अगर उनको 10 बजे जाके किसी का मर्डर करना है तो सुबह में नाश्ता करते वक्त वो क्या सोचते हैं, या मर्डर से करने के बाद जब वो घर आते हैं तो घर पे क्या बातें करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा उसमें। एक सीन का मैं जिक्र करना चाहूँगा सर, जहाँ पे भाऊ का कैरेक्टर भीखू मात्रे को गोली मार देता है और कल्लू मामा को ये पता नहीं होता है, और उस समय उसके चेहरे पे जो भाव आते हैं उसमें क्रोध है, पीड़ा है, उसमें धोखा वाली फीलिंग है, और वो सब का चित्रण आपके चेहरे पर, आपके आंखों में, आपके मसल्स में वो दिखता है। इस सीन के बारे में बात कीजिए सर। तो हमें मालूम था कि ऐसा चल रही ये है, हंसी खुशी, दिवाली का टाइम है, सब कुछ हो रहा है, और फिर भाऊ जो है वो गोली मार देगा। खाली क्या डिसाइड नहीं हुआ था कि वो एग्जैक्ट किस वक्त मारेगा। तो सीन चल रहा है, भाव से बात कर रहे हैं, भाव भी हंस रहा है, वो उधर जा रहा है, बीच में ड्रिंक देता है, पीछे जाता है, वो बोले जा रहा है मैं उधर बैठा हुआ हूँ, मैं भी हंस रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ चीज़ों पर। यार अचानक आवाज़ आई, दाम करके आवाज़ आई, मैं मुड़ा, देखा, मेरा मनोज ऐसे गिर रहा है। एंड दैट गिव अ वेरी true reaction. The shock,
strangely, I was not told that this is going to happen at this time. So see, this is not exactly what Kallu Mama is feeling, but something like that has happened. And this is how it was captured. And then of course, you're an actor, ये आपका आर्ट है, तो आप उसको एनहांस कैसे करते हैं, उस वक्त कितना रोकते हैं, कितना छोड़ते हैं, all of that. So यही एक तरीका बता सकता हूँ मैं. Okay. एक तरफ वो सौरभ शुक्ला हैं जो बैंडिट क्वीन करते हैं, सत्या करते हैं, फिर वही सौरभ शुक्ला को जब मैं तेरा हीरो में देखता हूँ सीटी बजाते हुए. बिल्कुल. और एक आपका बहुत ही अंडररेटेड काम मेरे को लगता है जिस पे बातचीत नहीं होती. अभी मैंने हॉटस्टार पे एक सीरीज देखी, पॉपकॉर्न. हाँ. जिसका नाम है पॉपकॉर्न. बहुत ही एक्सट्रीमली फनी है वो. हाँ. ये सब कैरेक्टर थोड़ा ओवर द टॉप है आपके. करेक्ट. इसको कैसे डील करते हैं सर? इसको कैसे डील करते हैं भाई, मैं नाटकों से आया हुआ आदमी, नाटक किए मैंने जी. नाटक में जो मेरे पसंदीदा नाटक हैं वो है रियलिस्टिक प्लेस. Okay. जिसमें मोहन राकेश हैं, जिसमें आर्थर मिलर हैं, इब्सन हैं. फिर एक दूसरे तरह का नाटक होता है जिसमें शेक्सपियर है, जिसमें वर्स है, जिसमें चीज़ों को एक तरीके से, तो एक शेक्सपियरन स्पीच जिसको कहते हैं ना, उसका एक अलग, इट्स वेरी पोएटिक, वेरी दिस. फिर एक तीसरे तरह का नाटक होता है जो मॉलियर का नाटक है, कॉमेडिया डेलार्टे जिसको कहते हैं, जिसमें आप और जनाब कहाँ से आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं. Okay. These are forms. This is nothing. There's a term called slapstick. It's a form. हालांकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने बताया, मुझे मालूम नहीं हिस्टोरिकली ये सच है कि नहीं है, लेकिन स्लैपस्टिक, जो स्लैपस्टिक में कैसे होता है, ओए साहब क्या चल रहा है, ऐसे करते हैं ना. It used to be the fools used to perform in the army and the soldiers used to hit the stick. तो ऐसे मारते नहीं थे, लेकिन जैसे पास आया था सट करके मार दिया आपने, ओए साहब क्या चल रहा है, ऐसे आपने बोला. स्लैपस्टिक, स्लैप स्टिक, ये उससे आया वर्ड. तो जो मैं तेरा हीरो है, इट्स फार्सिकल. द फॉर्म इज कॉल्ड फार्सिकल. इट्स फार्स. हाँ, तो फार्स आता है तो चलो, अगर फार्स में तो सभी फार्स करेंगे ना. राइट. आप अचानक आप उसमें मार्लन ब्रांडो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार. है ना, जहां पूरे स्टेज पे सब लोग कूद रहे हैं, लटक रहे हैं, सर्कसबाजी हो रही है, आप वहां संजीदा एक्टिंग करने लगे, वहां पर आप अचानक सुनिए मैं तो आप तो एकदम ही मतलब, तो आप उस फॉर्म में काम करते हैं जिस फॉर्म में वो पर्टिकुलर पीस है. मेरा बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है मैं तेरा हीरो का. Okay. मैं तेरा हीरो में डेविड साहब ने मुझे 2 रोल ऑफर किए थे. उन्होंने कहा था तू देख ले, तो अगर चाहेगा तो बाप का रोल भी कर सकता है, जो अनुपम खेर साहब ने किया. मैंने कहा सर मुझे ये वाला दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था इसकी आवाज़ चली जाती है. तो ये चैलेंजिंग है कि आप सीटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, एंड दैट वाज ग्रेट फन. तो उसमें आप बाकायदा अब्यूज भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, हैरानी भी व्यक्त कर रहे हैं, सब सीटी में. दैट्स व्हाई इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड इट इज नथिंग लेस देन any so-called art film which I would have done. Okay. बातचीत को ही विराम दिया जाए. बिल्कुल. कैसा लगा सर आपको बात करके? बहुत अच्छा लगा. बातें तो करना हमेशा ही अच्छा लगता है भाई, तभी तो इस फील्ड पे आए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है.
कोई बुलाए, एसी स्टूडियो में बिठाए, कॉफ़ी पिलाए और बातें भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने Thank you. समय निकाला सर। थैंक यू। आप इसी तरह अलग अलग किरदार करते जाइए और हम लोगों का मनोरंजन करते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी आपने मेरा पॉडकास्ट देखा डिजिटल कमेंट्री पे। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर दोबारा मिलते हैं इसी चैनल।